एवरीवन, वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूं आपकी होस्ट सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए उसकी संपत्ति उसका स्वास्थ्य होता है, लेकिन आजकल जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने फिजिकल स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है वो होता है हमारा मेंटल हेल्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हर एक एस्पेक्ट में, और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नीलम, जो कि एक डेंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। साथ में है डॉक्टर कीर्ति पराशर, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है। वेलकम टू आवर शो। और हमारे साथ है आज होलिस्टिक वेलनेस कोच डॉक्टर करमजीत जी। वेलकम टू आवर शो मैम। शो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जो वुमेन एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाया गया है। आज के समय में हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया है। फिजिकल हेल्थ को लेकर लोग कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जिम, योगा, स्विमिंग जैसे कई एक्टिविटीज फिजिकल हेल्थ को फिट रखती हैं। परंतु फिजिकल हेल्थ के साथ लोग मेंटल हेल्थ को भूल रहे हैं। मेंटल हेल्थ में इमोशनल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आ जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सभी बातें मेंटल हेल्थ का ही हिस्सा है। मेंटल हेल्थ हर उम्र के दौर में महत्वपूर्ण होती है, खास करके स्त्रियों के लिए, क्योंकि जब एक वुमेन मेंटली बैलेंस्ड है, शांति, गंभीरता और स्थिरता से भरपूर है, तो ही वो हर क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दे सकेगी। स्त्री स्वास्थ्य के गिरने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, प्रीनेटल लॉस, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और आइसोलेशन। अनइक्वल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन भी वुमेन की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये सभी मेंटल हेल्थ के परिणाम हैं। तो इसका समाधान जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर वुमेन अपना मेंटल आउटलुक चेंज कर सकती है। मेडिटेशन, न्यूट्रिशियस डाइट, योगा, एक्सरसाइज, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, इन सब से वुमेन अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है और उसी मेंटल हेल्थ से अपनी रूटीन लाइफ, रिलेशंस, फैमिली, वेल्थ, सेल्फ ग्रोथ और सोसाइटी की ग्रोथ को भी मैनेज कर सकती है। सो डॉक्टर कीर्ति, आज आपने देखा हमारे डॉक्यूमेंट्री में कि मेंटल हेल्थ इश्यूज किस तरह के हो रहे हैं। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या आज की महिलाएं ज्यादा इश्यूज फेस कर रही हैं कंपेयर टू मेन, और दूसरा, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बॉडी से रिलेटेड कितना है और माइंड से रिलेटेड कितना है। डॉक्टर कीर्ति का जवाब जानने से पहले हम देखते हैं इनके आज तक के अचीवमेंट्स। डॉक्टर कीर्ति पराशर एक वेलनेस कोच और कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप साश्रम बिहार में क्रिसेंट हेल्थ केयर सेंटर चला रही हैं। साल 2012 में FOGSI चंद्रवती देवी जगन्नाथ सिंह प्राइज, युवा प्रतिभा सम्मान, अखिल भारतीय विद्वत परिषद अवार्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टॉपर AISSCE अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। आपने 2009 में विमेन मेंटल हेल्थ किताब लिखी। साल 2009 में JAMS गायनोकोलॉजिस्ट में आपके द्वारा लिखा गया आर्टिकल पब्लिश हुआ। आप 2013 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। आप राजयोग प्रैक्टिस के जरिए शक्ति और स्थिरता द्वारा
समाज में बेटी बचाओ क्षेत्र में एक नया बदलाव लाने के सतत प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू राज भाई। देखिए, मेंटल हेल्थ इशू जो आपने पूछा ना कि क्या ये बहनों में ज़्यादा है या भाइयों में, तो ये बिल्कुल, ऐसे तो साइंटिफिक हमारे पास प्रमाण भी हैं, देखा गया है कि विमेन में, बहनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं दे आर वेरी मच रिलेटेड विद द इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। लाइकवाइज जो कोई भी महिला है, उनके जिंदगी का जो फेज है, जो आम भाषा में हम कहते हैं ना उतार चढ़ाव, तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि बाह्य की जिंदगी की उतार चढ़ाव तो होती है, लेकिन हर महिला अपने पूरे जिंदगी में इन हार्मोन्स के उतार चढ़ाव में भी रहती हैं। अगर हम जीवन के 3 फेजेस को लेते हैं ना, जैसे अगर आप 15 से 45वां साल तक का लें, उस फेज में अलग ही इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज भी। मेंटल वर्ड से ज़्यादा अगर हम इसे इमोशनल बोलें, क्योंकि मेंटल में तो आपको थोड़ा एक स्टिग्मा भी है ना कि मेंटल, मुझे मेंटल कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी से कंपेयर कीजिए, उस समय आपके जो बच्चे होते हैं घर के, वो थोड़े बड़े हो गए रहते हैं, उनके कॉलेज जाने की वो होती है, तो और वो जो 3rd 4th डिकेड ऑफ लाइफ है, उस समय स्ट्रेसर्स ज़्यादा रहता है। 50 के बाहर आप जब देखें, कई बारी अब आप नेग्लेक्टेड फील हो रहे होते हैं, बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, और आपका ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अब बिल्कुल बंद होना हो चुका होता है। तो ये दोनों लिंक्ड है जीवन से और हार्मोन से। मतलब जैसे जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बाहरी रूप पे हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो सिचुएशंस हो रही हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे इस पे हो रहा है। तो ट्रिगर भी हो गया बाहर में और हमारे अंदर वो प्रॉब्लम भी हो रही है, तो दोनों जब मिल गए, और मुझे अगर कॉम्बैट करने आता है, अगर मैंने अपने तरीका स्किल्ड हूँ मैं, चाहे मेडिटेशन से चाहे किसी और तरीके से आप स्किल्ड हैं, स्पेशली तो क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन फॉर फ्यू इयर्स, सो मैंने तो ये देखा है, अगर आपने ये किया है तो आप उसको कॉम्बैट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं इन बातों के लिए, तो वो हम पे असर ज्यादा कर जाती हैं, और फिर हम अगर वी आर नॉट सीकिंग मेडिकल एडवाइस ना एट दैट टाइम, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ते चला जाता है, और जिंदगी को भी ये आपके फिर असर करेगा। फैमिलियल डिसहार्मोनी होगा, और आप जो है सो कोई आपको नहीं समझेगा, आप किसी को नहीं समझेंगे। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को ये जन्म देगा। साइकोसोमैटिक माना जो आपके मन से बीमारियां उत्पन्न हुई हैं, और 40% ऑफ द इलनेसेस नाउ अ डेज आर साइकोसोमैटिक। अब हम डॉक्टर नीलम से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर नीलम, आपने हमसे शेयर किया था कि यू हैव अंडरगॉन मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो प्रिसाइसली जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा और कैसे आपने परखा कि यू आर गोइंग थ्रू। अक्सर लोग को समझ में भी नहीं आता कि दे आर गोइंग थ्रू दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो ये हाईलाइट करें, और प्लस हाउ डिड यू ओवरकम दैट। इनका जवाब सुनने से पहले आइए देखते हैं डॉक्टर नीलम की आज तक की उपलब्धियां। डॉक्टर नीलम हिमतानी, आप एक डेंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप 2013 से भोपाल में स्माइल एंड स्माइल डेंटल एंड कॉस्मेटिक के नाम से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। आप एक सर्टिफाइड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हैं और त्वचा वेदा लव योर स्किन नेचुरली के सीईओ और फाउंडर भी हैं। आपने यूट्यूब चैनल के जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्कशॉप फॉर हीलिंग सेशन, मेडिटेशन क्लासेस, वैल्यू बेस्ड सेशन से हजारों लोगों की मदद की है। आप एक सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच भी हैं। आप एक ग्राफोथेरेपिस्ट, क्रिस्टल हीलर भी हैं। आपने ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, अ हैंडबुक ऑफ 1000 एफर्मेशंस, योर थॉट्स हैव पावर जैसी कई बुक्स लिखी हैं। आप रेगुलर राजयोगा प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी जैसे डिप्रेशन में थी, तो मुझे भी काफ़ी टाइम तक पता नहीं चला, क्योंकि मुझे लगता था इट्स नॉर्मल। तो फिर 2 साल तक तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बट फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा कि मैं अंधेरे में ही रहने लगी पूरा टाइम, किसी से बात नहीं करना, और हमेशा मतलब एक जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हमें खुद से प्यार नहीं होता है, मतलब खुद से ही नफरत करने लगते हैं, खुद में ही
ऐसा लगता है कि Doubt आ क्या जाता है, है, हाँ, self-doubts। और हमें ना जीने की भी वो नहीं रहती कि छोड़ दो। और मैं हमेशा ही, मुझे याद है कि जब मैं डिप्रेशन में थी तो मैं हमेशा रात को सोने से पहले यही प्रे करके सोती थी कि भगवान मुझे नेक्स्ट डे उठाना मत, मुझे मार देना। Really? यस तो एकदम अंधेरे से बातें करना, बैठे रहना पूरा पूरा टाइम, किसी से कुछ भी नहीं, किसी से आप कट ऑफ हो जाते हैं बाहर की बिल्कुल दुनिया ना, से। किसी, और आपको किसी से हेल्प लेने की भी इच्छा नहीं होती है। आपको लगता है जैसी मैं हूँ ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। बस आपको ये लगता है कि अब जिंदगी में कुछ मजा नहीं है और अब जल्दी से जल्दी आप ऐसा प्रे करने लगते हो कि अब बस एंड हो जाए लाइफ। फिर जैसे 1.5 साल हो गया था, अब मुझे ऐसा लगा तो मैंने अपने लाइफ कोच बनाया और मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसा मैं डिप्रेशन सा लगता है कि मुझे अब मतलब जीने की इच्छा नहीं होती है। एक दिन मुझे लगा कि बस इनफ कि अंधेरे से बातें करना ये हो गया है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हम अपने आप से नफरत करते हैं। तो मुझे उन्होंने अपने आप से पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे अपने बारे में 21 बातें लिख के बताओ कि क्या आपके पास है और किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। क्योंकि हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो हम फोकस उधर ही करते हैं जो हमारे पास नहीं है। True. हम क्रिबिंग मोड में आते हैं, हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला, पर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, मुझे नहीं पसंद है अपने बारे में। उन्होंने बोला ठीक है नहीं पसंद है बट आप लिखो सेल्फ लव। और उन्होंने मुझे एक अफर्मेशन दिया कि आपको रोज सुबह यही उठ के बोलना है कि आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कोई मुझे प्यार करे या ना करे, कोई मुझे रिस्पेक्ट करे या ना करे, मैं कितना पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, हाँ। आपने खुद रियलाइज किया या किसी ने रियलाइज करवाया और आपको लेके गए? शायद जब हो जाता है ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का घड़ा भर जाता है तो एक रोशनी आती है, तब मुझे ही कुछ लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की कि मैं ऐसे हो रहा है। तो मुझे एक फ्रेंड ने मेडिटेशन के बारे में बताया, ब्रह्मा कुमारी के बारे में। तब मैं उनसे भी जुड़ी एंड तब मैंने कोच से भी बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि रोज सुबह जब आप उठोगे तो आप सिर्फ 5 ग्रेटिट्यूड की बातें लिखना कि व्हाट ऑल यू हैव। हमें सुबह उठ के हमें यही फोकस करना है, हमें उस फ्रीक्वेंसी पे जाना है, ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी पे, जिस पे जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पास और हम भूल गए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमें नहीं मिला, तो हम उस पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं। तो पहले तो मेरा मन नहीं करता था बट मैंने फिर एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाया, डायरी बनाई कि हाँ, एक जार बना दिया मैंने कि मैं रोज 5 बातें उसमें लिखती थी कि आज क्या मेरे साथ अच्छा हुआ और आज अभी तक मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है। एंड एक रिसर्च में भी ये बताया गया है कि जो ग्रैटिट्यूड हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन है और दूसरे जो भी हैं एंडोर्फिन्स हैं, ये सब सिक्रीट करने लगता है। एकदम से ऐसे नहीं हुआ कि मैं आज प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे कल ही मैं हट जाऊंगी, इट विल टेक टाइम। बट हाँ, जो हमारे हार्मोन्स फिर उसको प्रोग्रामिंग होगी, नए प्रोग्रामिंग हम डालते हैं, जैसे हम नए सॉफ्टवेयर डालते हैं तो एक हमारे दिमाग में भी नई प्रोग्रामिंग हम करें। क्योंकि अभी तक मेरे प्रोग्रामिंग में यही था, नेगेटिविटी, क्रिबिंग, कंप्लेनिंग और मतलब सैडनेस, मेरे ये सब फ्रेंड्स थे। तो ये मेरे माइंड में प्रोग्रामिंग बन गई थी। तो फिर हमने नई प्रोग्रामिंग करना शुरू की अपने माइंड की। तो यहीं से जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आप उससे ओवरकम भी हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर भवानी के पास आना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि अपने इमोशंस को अगर हमको अच्छा रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, तो फूड कितना इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ के लिए। डॉक्टर भवानी जी, आपका जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं आपके जीवन की कुछ झलकियाँ। डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन, आप आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस की फाउंडर हैं। आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस आपका एक वेंचर है जो हर वर्गों के लोगों में जागरूकता फैलाता है। कैसे अपने शरीर की प्रकृति की हमें देखभाल करनी चाहिए और कैसे अपने लाइफस्टाइल में अच्छे डाइट प्लान एवं एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। आप साथ ही एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं, डाइटिशियन हैं एवं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं।
हेल्थ एवं न्यूट्रिशन पर आपने कई बुक्स, ब्लॉग्स एवं आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आपने बीएससी, बीएड, एमएससी इन फूड न्यूट्रिशन, MBA इन HR और MPhil की पढ़ाई की हुई है। आपने ऑल्टरनेट मेडिसिन में PhD भी हासिल की है। साथ ही आपके पास 19 से भी अधिक वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वर्तमान समय में आप US बेस्ड स्टार्टअप गेट सेटअप के साथ जुड़ी हैं, जहां आप सीनियर सिटीजन्स को न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एवं मुद्रा थेरेपी सिखाती हैं। जी, जैसा आपने कहा, फूड तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर जैसे डॉक्टर कीर्ति जो कह रही थी कि पीरियड्स के पहले जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे एडोलेसेंट गर्ल्स में जो कहते हैं कि उनको चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है पीरियड्स के टाइम पे या स्टार्ट होने के पहले। तो वो एक इमोशनल ईटिंग हो जाता है। जैसे कई सारी फीमेल्स होती कहती कि उन्हें डेजर्ट्स, क्योंकि बीच रात को उठ के आइसक्रीम्स खाते हैं। तो एक मैं केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी इसमें कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, मतलब अराउंड 60 के हैं वो, 58-60 के। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना बहुत थकान सी महसूस होती है, मुझे कुछ डाइट में चेंज करके या कुछ पता होलिस्टिक मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उनका देखा, उनका जो डाइटरी पैटर्न जो उनका रोज़ का है वो देखा, उनका वेट देखा, उनके सारे रिपोर्ट्स उन्होंने साथ में लाए थे, सब नॉर्मल। मतलब एट द एज ऑफ 58-60 शी इज़ नॉट हैविंग एनी हेल्थ इश्यूज, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल और उनका वेट भी एकदम नॉर्मल है। और वो जो खाते हैं, जो उनका डाइट है, इट वाज मोर और लेस गुड, इट वाज अ न्यूट्रिशियस डाइट। थोड़ी सी फाइबर्स की कमी थी, तो चलो मैंने कहा कि आप इंक्लूड कर लो। फिर भी वो कहते नहीं, मुझे कुछ तो बताओ, कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ मेंटल इन द सेंस मेंटल नहीं, वर्ड यूज नहीं किया था। मैंने कहा कुछ आप कुछ घर पे कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें आपके मन में है क्या जो आपको तकलीफ दे रही हो, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको फिजिकल ऐसे फटीग लग सकता है। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया वो रो क्यों रहे करके। फिर मैंने उनको थोड़ा प्यार से समझाया, बताइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें तो हैं मन में, मैं शेयर करना चाहूँगी। तो उन्होंने शेयर किया। तो वो मैं ये कनेक्ट जो ला रही हूँ ना, इमोशनल एंड हमारा फिजिकल हेल्थ का, तो उन्होंने कहा कि उनकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, 18 या 19 में। तो जैसे ही उन्होंने कंसीव किया इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, तो उनसे कहा गया कि उनके घर के जो बड़े थे, कहा गया कि तुमको अभी अबॉर्शन कराना होगा, क्योंकि एक घर की बड़ी बहू हो तो सारे काम तुम्हें ही करने। तो अब चूंकि उनकी उम्र कम थी, कुछ नहीं कह सकती है, और एक ऐसी कम्युनिटी की है जहाँ जो मेल डोमिनेटेड है और इन लॉज का बहुत डोमिनेशन होता है। तो उन्होंने कर लिया। उसके बाद में कुछ सालों के बाद उनको 2 डॉटर्स हुई, पर वो बहुत सारी बातें उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी थी। और कुछ साल पहले उनके हस्बैंड भी नहीं रहे। तो अब ये सीन है कि वो अपने बेटियों के लिए लड़का भी नहीं देख रही है, शादी भी नहीं कराना चाहती है, ये डर से कि कहीं मेरे जैसी ज़िंदगी मेरी बेटियों की ना हो जाए। जबकि बेटियां बहुत वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे जॉब में हैं और रेडी भी है शादी करने को, बट अरेंज मैरिज के लिए पेरेंट्स अगर ढूंढे तब ना जाके शादी होगी। तो वो कहते कि उन्हें बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं खुद लड़का नहीं देख रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, इससे तो अच्छा मेरे साथ रहे, वो वहाँ जाके जो तकलीफ़ें उठाए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर नीलम ने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया, तो जब हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ में ये हमारे थोड़े से इश्यू है, मुझे सैडनेस है या डिप्रेशन है या मेंटली मैं उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ, तो वी कैन सीक हेल्प, या फिर हम जा कर के उस तरह से कोई स्पिरिचुअल, जैसे हम मेडिटेशन सीखें या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जहाँ पे समझें। इससे मेरा सवाल बनता है डॉक्टर करमजीत जी से कि ऐसी स्थिति जो बन चुकी है आज की तारीख में, इट्स लाइक एन एपिडेमिक इन अ वे, यू नो, तो हम न्यूट्रिशन से, यू आर स्पेशलिस्ट ऑन नेचुरोपैथी एंड होलिस्टिक वेलनेस, तो हम होलिस्टिकली अगर इस चीज को देखें, एंड हाउ डू वी प्रिवेंट एंड डील विद सच इश्यूज? इनका जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं डीके करमजीत कौर की आज तक की जर्नी।
पंजाब की रहने वाली करमजीत राजयोग शिक्षिका हैं और बचपन से ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। आपने विभिन्न राज्यों के स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर्स भी दिए हैं। इसके साथ ही आपने मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी सेशंस करवाए हैं। करम इग्नाइटिंग माइंड्स में आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, माइंड ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एक्सपर्ट हैं। आप अपना वेंचर होलिस्टिक वेलनेस हब चलाती हैं, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सभी को निरोगी बनाना। आपने रोटरी में महिलाओं के जीवन के विकास के लिए कार्य किया है। साथ ही आप यूथ को भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहने की शिक्षा देती हैं। कोविड काल के दौरान आपने 500 से अधिक पेशेंट्स को स्वस्थ किया, वो भी बिना किसी दवा और खर्च के। होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न और टू बी अवेयर ऑफ केयरिंग, शेयरिंग एंड लविंग। सो ये हम अपने सेल्फ के साथ भी कर सकते हैं, किसी अपने खास दोस्त या योर लाइफ पार्टनर और एनी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, या फिर हम उसको एट द वेरी अल्टीमेट लेवल आप उसको परमात्मा के साथ भी कर सकते हैं। सो लाइफ में जब हम देखते हैं कि जब ये मेंटल इश्यूज आते हैं, इमोशनल इश्यूज आते हैं, कि जैसे आपने अभी एक एग्जांपल शेयर किया, डीप इनसाइड जो व्यक्ति बहुत अकेला महसूस करेगा वो कभी खुश नहीं हो सकता। सो कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति भीड़ में होके भी अकेला होगा, या कुछ लोग अकेले होके भी खुद को बहुत जोवियल और एनलाइटेंड फील करते हैं। सो दैट इज अगेन इट कम्स बैक टू द कनेक्शन, कि आप खुद से कितने कनेक्टेड हैं, आप नेचर से कितने कनेक्टेड हैं, आप परमात्मा से कितने कनेक्टेड हैं, और सिंक्रोनाइजेशन कितना ज्यादा है। बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डे टिल यू स्लीप एंड रिटायर टू द बेड, सारे दिन में या तो व्यक्ति सोशलाइज होता है, और जब वो सोशलाइज होता है उसका ध्यान बंटा रहता है सारी चीजों में करने में, तो दे आर ऑलवेज लाइक डूइंग समथिंग एंड बीइंग इनटू दैट, वो भूल जाते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है। एंड इफ समवन इज फेसिंग मेंटल इश्यूज या इमोशनल इश्यूज, या तो उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके साथ वो केयर एंड शेयरिंग कर सकते हो, तो वो शेयर करने से जो केयर मिलेगी और जो लव मिलेगा, जो एक इमोशनल कंपैशन मिलेगा, वो चीज़ उनको अंदर से भरती है। और जब वो भरपूरता अंदर से आती है तो कंटेंटमेंट आता है। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंट कर सकती हैं विद द केयरिंग, शेयरिंग एंड लविंग, एंड दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम अ फिजिकल एंटिटी, एंड yes, we can get it from an almighty also. तो जैसे कि करमजीत जी आपने बताया कि कैसे हमारी क्रेविंग फूड से रिलेटेड है और इमोशनल हेल्थ से भी रिलेटेड है। डॉक्टर नीलम, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि आपने एक लंबा समय अपने इस डिप्रेशन से गुजारा है और आप निकले भी हैं उस चीज से, तो आपने ऐसी कौन सी चीजें अपनाई थी जिसकी वजह से आप इससे ओवरकम हो पाए? अभी मैं जैसे राज जी से कनेक्ट कर पा रही थी कि आप कह रहे थे कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो बाहर से एकदम नॉर्मल लगते हैं। सो मैं भी ऐसे ही थी, क्योंकि मैं एज अ हॉस्पिटल में जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तो 9 to 5 मेरी जॉब रहती थी। एंड वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नॉर्मल, इतना ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करती थी, और सबको लगता था कि मतलब मैं इतना हंसती रहती हूँ और बिंदास रहती हूँ, और अंदर से मुझे पता था कि मैं क्या गुजर रही हूँ। और इसके यहाँ से 5 बजे के बाद जाने के बाद मैं 9 बजे तक सुबह अंधेरे में ही रहूँगी, कोई लाइट नहीं चलाऊंगी, एंड नेक्स्ट डे सुबह एकदम नॉर्मल बन जाऊंगी। तो ये सही बात है कि कोई पता नहीं लगा सकता कि सामने वाला कौन सी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है। राइट, ट्रू। अभी इसमें मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, एक सेलेब है, हॉलीवुड सेलेब, वो सुसाइड से पहले उन्होंने जस्ट शी वाज वेरी हैप्पी, और हैप्पी फोटोज उन्होंने अपनी पार्टी की डाली थी, एंड नेक्स्ट डे और मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। और अब जब मतलब लोग मुझे उस टाइम देखते थे तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि नीलम को इतना हंसती रहती है, मस्ती करती है। वहाँ पे तो सब ऐसे, एंड मैं उस टाइम पे आई वॉज 95 kgs,
मेरा वेट गेन होता जा रहा था स्ट्रेस के कारण इतना ज्यादा। और मैं, जैसे लोगों को फूड क्रेविंग होती है ना, मैं खाती ही नहीं थी खाना, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं होती थी कुछ खाने की, कुछ भी पड़ा रहता था मुझे नहीं, लेकिन मेरा वेट बढ़ता जा रहा था बहुत ज्यादा। पीसीओडी की भी दिक्कत आ गई, बहुत ज्यादा वो हो गया। सो मैंने अपने फ्रेंड से, जैसे दीदी बता रहे थे कि शेयर किया, तो वहां से मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि मेडिटेशन जाओ, आप मेडिटेशन सीखो। उससे पहले मैंने मेडिटेशन का कभी नाम ही नहीं सुना था कि क्या होता है मेडिटेशन। और मुझे वहाँ पे मेडिटेशन जब मैं सीखी तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लगा। कुछ समय के बाद फिर मैंने कोच से बात की कि कैसे करूँ, तो उन्होंने मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कराई, डीप ब्रीदिंग, कि जब आपको ऐसा लगता है तो आप कैसे अपनी फ्रिक्वेंसी, आप जब नेगेटिव में हो तो सारी चीज़ें हमारे अराउंड भी नेगेटिविटी वाली आती हैं, लेकिन जब आपके थॉट्स में इतनी पावर है, जब आप अपने थॉट्स चेंज करोगे, तो कैसे कैसे उन्होंने मुझे अपने थॉट्स लेवल पे काम कराया, मेडिटेशन कराया, रिलैक्स होके। ग्रैटिट्यूड को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। तो जैसे मैं एक बार जानना चाहूंगी कि अभी आपके थॉट लेवल में क्या चेंजेस है, और जब आप डिप्रेशन में थे तब किस टाइप के थॉट्स आपको आते थे? तो जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी तब मेरे थॉट्स बहुत नेगेटिव, क्रिबिंग वाले, कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कंप्लेनिंग मोड में, ये ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि मेरा डिप्रेशन में जाने का कारण यही था कि मैंने एकदम अपने चाचू को खो दिया था, सडन डेथ हो गई थी उनकी। तो एकदम से मुझे लगता था कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ही ले लेते। और मैं कुछ समय तक तो ऐसी फेज में थी कि मतलब मेरे चाचू वापस आ जाएंगे, और मतलब एक मेंटल जो इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और मुझे भी पता था कि ये नॉर्मल नहीं है और ये हो ही नहीं सकता, पर मेरा माइंड तैयार ही नहीं था। मुझे लगता था कुछ ऐसा हो जाएगा जो वापस ऐसे चीजें, ये ऐसे ही हुआ है, टेम्पररी है, ड्रीम है और ऐसा है। पर फिर एक बार मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया है, अब तुम्हें उठना है। और एकदम नेगेटिविटी, अंधेरी वाली लाइफ से मैं बोर हो गई थी समझो। तब मुझे लगा नहीं, अब मुझे कुछ करना है, अपने पे काम करना है। तो एक ये भी होता है कि जब अपनी भी इच्छा हो कि हाँ अब मुझे इस चीज से निकलना है, और अपने प्रति की जो हमारे अंदर जो इतनी सेल्फ हेट्रेट हो जाती है, उसको बाहर आने के लिए जो हम खुद पे भी काम करते हैं, जो हमारे फीलिंग्स, थॉट्स और हमारे एक्शन लेवल पे हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये करता है। और मैंने अपने थॉट्स पावर जो अब हैं, तो अब मैं जब देखती हूँ तो मेरे थॉट्स एकदम ही चेंज हो गए हैं कि अब मैं ग्रैटिट्यूड में ज्यादा रहने लग गई हूँ। एक ये चीज नहीं है, कंप्लेनिंग और ये सब नॉर्मल नहीं है। हमें लगता है ये सब नॉर्मल है, हमने ये भी बना दिया है कि ये सब होना नॉर्मल है, बट नहीं, ये होना भी तो है ना। दो रास्ते हैं, या तो हम नेगेटिविटी में जाएं या पॉजिटिविटी में, दोनों ही झूठ हैं। ऑल इमोशंस आर लाइज से हमें बताया जाता है। तो क्यों ना हम एक नए इमोशंस को क्रिएट करें, क्यों ना हम पॉजिटिव, जो उससे हमें कम से कम कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा, हमें अच्छा ही लगेगा, हमारे दिमाग में भी ठीक लगेगा। we feel good. Yes. डॉक्टर नीलम ने अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आई थिंक दैट्स रियली वैलिड कि कई बार हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ एक थॉट ले आए कि लाइफ में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अगर पॉजिटिव, अगर बाई चांस हम उस चीज को सोच पाए, वही इमोशन ब्लो अप करेगा और ये चीज अपने आप चलती रहेगी, एंड देन इट चेंजेस आवर मूड, व्हिच इज सो सिंपल। आई थिंक हर इंसान जो ये देख रहा है, और समवेयर अगर हम सैड फील कर रहे हैं, वी कैन ऑल डू इट। बट इसके साथ मेरे पास एक सवाल है कि कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कई बार कोई ट्रिगर नहीं, जैसे आपके ट्रिगर थे, चाचू चले गए थे, हार्मोनल ट्रिगर होते हैं, बाहर से ट्रिगर आते हैं, लेकिन उनके कोई ट्रिगर नहीं थे, फिर भी वो डिप्रेशन में जाते हैं। वी वुड लाइक डॉक्टर कीर्ति टू टॉक कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। देखिए, इसको सबसे पहले हमें पहचानना होगा। हम ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम जो है डिप्रेशन में हैं, या हम ऐसे ही थोड़ा मन उदास है। आपको जीने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, आप काम पे जाना, आपको ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें हैं, या रोने का मन कर रहा है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अगर ये चीजें हैं, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, और वहाँ आपको ट्रीटमेंट, मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी चीज़ों तो आपको करना ही है, लेकिन वहाँ दवा भी आप ज़रूर लें, उसे इग्नोर ना करें।
क्योंकि वो कुछ आपके शरीर के अंदर कमी होती है जिसकी वजह से बाह्य परिस्थितियां तो ठीक हैं, लेकिन आप फिर भी डिप्रेशन में हैं। तो जब तक आप उसे रिप्लेस नहीं करेंगे मेडिसिन से, तो फिर वो चीज़ पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी, आप बढ़ते जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने भाई या बहन को खो दें। इसलिए आप इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। मतलब इसको हमें होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि हम अपने इमोशंस पर भी वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम मेडिसिन का भी सहारा ले रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं करमजीत जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करें कि हमारी जो मेंटल फिटनेस है, मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी चलती रहे। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो अक्सर सबके मन में जो छवि बनती है वो खुशी की बनती है जी। दैट अ पर्सन इज चेयरफुल, द पर्सन इज स्माइलिंग और हम कंटेंटेड हैं। तो जो एंडोर्फिन्स हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, जो जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, उनको रिलीज करवाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कि हम इंजेक्शंस लगवाएं या फिर बाहर से हम हार्मोनल्स खाएं, उससे बेटर है कि आप टुवर्ड्स नेचर जा करके उनके लिए कुछ ऐसे नेचुरल तरीके अपनाएं, ऐसी स्ट्रैटेजीज लाइक सपोज समवन इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो अ पर्सन जब आप डांस करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्पेशल किसी फॉर्म में डांस कीजिए, जस्ट प्ले अ म्यूजिक एंड जस्ट डांस, मतलब आप उस फ्लो में बह जाएं, राइट। सो इफ समवन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स को ट्राई कीजिए, यू कैन डांस, यू कैन प्ले स्पोर्ट्स। अगर आप किसी के साथ होने में किसी की कंपनी इंजॉय करते हैं और उसकी कंपनी इंजॉय करते हुए भी यू विल सी कि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे। एंड ऑल टुगेदर गोइंग टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल सोल्यूशन, एक्सरसाइजेस, yogasanas and pranayam, this is also the topmost and very effective way of releasing your stress hormones and producing happy hormones. और अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने खाने को इतना डिस्कस किया, तो the more we are focusing on food, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे भारत में। we have sages and saints जो कितने कितने वर्षों तक भूखे रह के भी बहुत स्वस्थ जीवन जी लेते थे। सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट ईटिंग एंड ईटिंग, बट अगर इंटरनल कंटेंटमेंट है तो ये हमने प्रैक्टिस भी किया है, करके भी देखा है। आंतरिक खुशी जब होती है, कंटेंटमेट होती है, आपका ध्यान भी भोजन की तरफ नहीं जाता। आप बहुत थोड़ा सा खा के या धूप की रोशनी में भी, सूरज की रोशनी में और नेचर के साथ फ्लो में बहकर भी ट्यून इन होके, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके, और बहुत थोड़ा सा खा के भी आपको लगेगा कि मेरा पेट फुल है। राइट। सो दिस इज हाउ आवर हैप्पी हार्मोन्स हमें भरपूर कर देते हैं। तो जब वो अंदर से भरपूरता आती है, फिर आपको ये बाहर की सारी चीजों को इतना ग्रास्प करने की, एक्वायर करने की नीड महसूस नहीं होती। एंड स्पिरिचुअली मेडिटेशन को भी डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, तो व्हेन यू कनेक्ट टू द हायर सेल्फ, when this inner self connects with the higher self, तो हम देखते हैं कि हमें बहुत अच्छा कंटेंटमेंट महसूस होता है। फिर आप जहाँ बैठे हैं, जिस भी हालत में बैठे हैं, उसी पल में आपको खुशी महसूस होगी। किसी के लाइक्स की जरूरत नहीं पड़ती। We don't need that. Right, true. We don't need any approvals anymore. We are happy with ourselves, content. मुझे ये भी समझ में आया कि मेडिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो स्कूल में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, बिकॉज ये लाइफ हैक्स हैं, और अगर ये हमने एक बार सीख लिए तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हर क्षेत्र में हम बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी, करियर में भी, मनी वाइज भी, एंड खुद के साथ भी हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने डॉक्टर साहब ने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बताए कि कैसे होते हैं, उसको पहचानना, और सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना और एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड नाउ विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसे कि डॉक्टर नीलम ने बोला कि उनकी फिर अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि नाउ आई वांट टू चेंज दिस, राइट। और जब वो इच्छा आती है तो कहीं ना कहीं हम खुद ही उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने लगते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा, अगर आप सैडनेस फील कर रहे हैं लंबे समय तक, इग्नोर मत करें, प्लीज डू नॉट इग्नोर, टेक हेल्प अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है। ये जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल डिजीज, इट्स नथिंग बिग, सॉल्व की जा सकती है, इसे प्रिवेंट भी की जा सकती है। सो प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन इफ रिक्वायर्ड, एंड इफ यू आर pretty healthy, take care of your fuel, whatever you're taking in daily life.
हम जल्दी आपके पास वापस आएंगे एक अलग अहम मुद्दा लेकर। तब तक के लिए लव लाइफ, लिव लाइफ एंड एंजॉय लाइफ। मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। मैं 28 साल की थी जब मुझे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर से डायग्नोस किया गया। एक पल के लिए जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई थी। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल एकदम ठीक नहीं था। ठीक से खाना नहीं खाना, टाइम पर नहीं खाना, गलत भोजन खाना, साथ ही साथ करीबन 21 से 22 घंटा तो मैं काम करती थी क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। और पहला अटैक जब मुझे आया था तो मैं संजय लीला भंसाली जी के सेट पर थी, जो कि बाजीराव मस्तानी मूवी में मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रही थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैलुसिनेशंस होने लगे, तो इसकी वजह से मुझे मेरी फैमिली ने साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए। वहाँ पर बिकॉज़ आई गॉट द राइट साइकेट्रिस्ट, मेरी हीलिंग प्रोसेस जर्नी शुरू हो गई। बहुत ही हैवी मेडिकेशंस पर मैं थी, लेकिन मुझे एक भरोसा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। इसीलिए मैंने स्पिरिचुअल पाथ को फिर से रीस्टार्ट किया। मैं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज़ का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर आई फिर से, और वहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ज़िंदगी बने आसान नाम का एक शो है, जो कि एक सीरीज़ है जिसमें मुझे एंकर बनने का मौका मिला। तो तभी मैंने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर लाइफ में कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ डेड एंड पर था इतनी छोटी उम्र में, लेकिन मुझे एक गोल मिला, एक सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने उसे अपना लिया। वहाँ से मेरी हीलिंग प्रोसेस जर्नी शुरू हुई। साथ ही साथ मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी अपनाए, जैसे कि योगा, प्राणायाम, राइट फूड, सही सात्विक फूड खाना, साथ ही साथ बहुत सारा पानी पीना और 8 घंटे की नींद लेना। ये सब मैंने शुरू किया। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने मेडिटेशन, जो मैं बचपन से करती आती थी, लेकिन उसको मैंने एक नया तरीका अपनाया, उनसे जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का। मैंने क्या किया, मैंने ना शिव भगवान, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, उन्हें मैंने अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा इमेजिनेटिव मेडिटेशन करना मना था। तो मैंने उन्हें शिवू अपने दोस्त का नाम दिया। और मुझे कभी भी लगता था कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सीधा उस शिवू को बुलाती थी और वो, मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ ही हैं। साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर, इन सभी ने, साथ ही साथ आगे की जर्नी में मेरे हस्बैंड ने, ये सभी लोगों ने एक साथ मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो जो लोग इस तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आपको एक्सेप्टेंस, इस वर्च्यू को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाना है। आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, एक बीमारी है जिससे मुझे बाहर निकलना है और मैं निकल सकती हूँ या सकता हूँ। वंस यू हैव डन दैट, जब आपने ये कर लिया है, तो अगला स्टेप बनता है कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप जो खुद के बारे में सोचते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हील होना है तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ साइकेट्रिस्ट और मेडिसिन से दूर मत भागिए। ये बहुत बड़ा टैबू है जिसे मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि साइकेट्रिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप दवाइयाँ लें और साइकेट्रिस्ट की बात मानें। और मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत शुक्रगुजार हूँ पीस ऑफ माइंड चैनल, गॉडलीवुड चैनल की, कि किस तरह से उन्होंने हमें हील करने में मदद की। थैंक यू सो मच। सेवा की जीवंत प्रतिमा है, सबका कल्याण हो ऐसा तेरा सपना है। ऐ नारी तू सेवा
प्रतिमा है। सबका कल्याण हो ऐसा तेरा सपना है। ममता करुणा और विनम्रता तेरा श्रृंगार। ममता करुणा और विनम्रता तेरा श्रृंगार। नहीं बेगाना तेरे लिए सारा जग अपना है। माँ बेटी अर्धांगिनी का तू किरदार निभाती। ऐ विशाल हृदयायणी तेरी महिमा दुनिया गाती। माँ बेटी अर्धांगिनी का किरदार निभाती। है विशाल हृदयायनी तेरी महिमा दुनिया गाती। सर्वजन हिताय ऐसी तेरी कल्पना है। नवजीवन और नवयुग की है तू आधारशिला। तेरे सत्कर्मों से होगा इस जहां का भला। नवजीवन और नवयुग की है तू आधारशिला। तेरे सत्कर्मों से होगा इस जहां का भला। नहीं तेरा सानी तू ऐसी जीवन अर्पणा है।